इस नई और बेहद खास गहरी चर्चा में स्वागत है सभी का, जहां हम सोर्सेस का काफी गहराई से विश्लेषण करते हैं। हाँ, और उनके सबसे दिलचस्प हिस्सों को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा अलग है, काफी डार्क है और बेहद इंटेंस है। एक ऐसी किताब जिसने डार्क रोमांस पढ़ने वालों के बीच इंटरनेट पर एक अलग ही धूम मचाई हुई है। सही कहा आपने। आज हम पेनेलोपी डगलस की मशहूर नॉवेल करप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये उनकी डेविल्स नाइट सीरीज की पहली किताब है। हाँ, चलिए इसको समझते हैं। इस गहरी चर्चा का मकसद सिर्फ एक बेसिक लव स्टोरी सुनाना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन इस डार्क बुली रोमांस के पेचीदा प्लॉट, उन टॉक्सिक रिश्तों और उस बेहद हेवी साइकोलॉजिकल सस्पेंस को समझना है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे रिवेंज, छोटी छोटी गलतफहमियां और पावर डायनामिक्स मिलकर एक आम सी लगने वाली प्रेमिस को किसी डार्क थ्रिलर फिल्म में बदल देते हैं। सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें रोमांस और साइकोलॉजिकल हॉरर के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम ऐसी स्पेसिफिक सब जॉनरोस को एक्सप्लोर करते हैं तो कैरेक्टर्स के मोटिव्स आम रोमांस नॉवेल से बिल्कुल अलग होते हैं। अरे हाँ, डार्क रोमांस में रीडर्स अक्सर ऐसे सिचुएशंस और इमोशंस का सामना करते हैं जो रियल लाइफ में पूरी तरह से रेड फ्लैग्स माने जाएंगे। वही तो, आज हम इन्हीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अनपैक करेंगे और देखेंगे कि रिव्यूअर्स ने इन एक्सट्रीम कैरेक्टर बिहेवियर्स को कैसे प्रोसेस किया। तो शुरुआत करते हैं कहानी की मुख्य पात्रा से, जिसका नाम है रिका, या पूरा नाम एरिका फेन। रिका की जिंदगी शुरू से ही एक आसान सफर नहीं रही है। नहीं, सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब वो सिर्फ 13 साल की थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। इस इंसिडेंट ने उसकी फैमिली को पूरी तरह से तोड़ दिया। और उसकी माँ इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। तब से लगातार नशे में या किसी न किसी फॉर्म के सेल्फ मेडिकेशन में रहती है। इस फैमिली इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया क्रिस्ट फैमिली ने, खास करके रिका के एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेवर ने। अगर हम क्रिस्टेड फैमिली के इन्फ्लुएंस को ध्यान से देखें तो वो शहर की सबसे पावरफुल और कंट्रोलिंग फैमिली के रूप में सामने आती है। ट्रेवर शुरू से ही बेहद मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक दिखाया गया है। रिका और ट्रेवर की रिलेशनशिप एक नेचुरल रोमांस तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, वो बल्कि दोनों परिवारों के बीच एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी। एक तरह का बिजनेस अरेंजमेंट, जहां रिका और ट्रेवर की शादी से उनकी दौलत और पावर एक हो सकती थी। लेकिन रिका अपने इस गोल्डन केज से बाहर निकलना चाहती है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि रिका को सच में लगता है कि उसने एक नई शुरुआत कर ली है। हाँ, वो इस टॉक्सिक माहौल से बचने के लिए अपना कॉलेज ट्रांसफर करवाती है, एक नए बड़े शहर में आती है और ट्रेवर से फाइनली ब्रेकअप कर लेती है। उसे लगता है कि अब वो आजाद है, एक नए अपार्टमेंट में अपने टर्म्स पर जिंदगी जिएगी। द इल्यूजन ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट। लेकिन सोर्स मटेरियल में यूट्यूबर्स इस पॉइंट पर बहुत क्लियर थे कि रिका एक आजाद पंछी नहीं बल्कि एक नई ट्रैप में फंसी हुई शिकार थी। वो उस नए आजादी के एहसास का धोखा बहुत जल्दी टूट जाता है। रिका जिस नए लग्जरी पेंट हाउस बिल्डिंग में शिफ्ट होती है, जिसका नाम डेलकोर है, वो बिल्डिंग दरअसल किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्ट फैमिली की ही प्रॉपर्टी है। सही पकड़ा। और कहानी का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट तब बनता है जब पता चलता है कि उस बिल्डिंग के ठीक टॉप फ्लोर पर, रिका के पेंट हाउस के ऊपर, माइकल क्रिस्ट रहता है। माइकल, ट्रेवर का बड़ा भाई। और रिका के लिए माइकल का एग्जिस्टेंस ही एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। रिका हमेशा से माइकल की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस करती आई है, लेकिन साथ ही वो उससे बेहद डरती भी है। और यूट्यूब रिव्यूज ने इस बात पर काफी जोर दिया कि माइकल अकेला नहीं है। इस पूरे डार्क रोमांस यूनिवर्स में एक ग्रुप है जिसे द 4 हॉर्समैन कहा जाता है। द 4 हॉर्समैन, माइकल, डेमन, काय और विल। ये चारों हाई स्कूल और कॉलेज के बेहद अमीर, फिजिकली इम्पोजिंग और पावरफुल बास्केटबॉल स्टार्स हैं। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि ये इफेक्टिवली लॉ से ऊपर ऑपरेट करते हैं। इन्हें किसी अथॉरिटीज का डर नहीं है। और इनका डायनामिक किसी कल्ट या एक बेहद एक्सक्लूसिव डेंजरस ब्रदरहुड जैसा है। और इनका सबसे बड़ा ऑब्सेशन है डेविल्स नाइट। सोर्स मटेरियल बताता है कि हर साल 30 अक्टूबर को ये लोग मास्क पहनकर शहर में निकलते हैं और बेहद खतरनाक प्रैंक्स एग्जीक्यूट करते हैं। प्रैंक्स कहना तो शायद गलत होगा। ये सिर्फ हैलोवीन फन नहीं है, ये प्रॉपर वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन और शहर वालों को टेरराइज करने का एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता है। और रिका, जो इन सब से बचकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी,
उसने अनजाने में खुद को सीधा उन्हीं के बेस ऑफ ऑपरेशंस में लाकर खड़ा कर दिया है। पर ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था ना? बिल्कुल नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि रीका उस बिल्डिंग में आई। इस ट्रैप के पीछे पूरे 3 साल की डीप प्लानिंग और एक गहरी नफरत छुपी हुई थी। किताब के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट डे और 3 साल पहले के फ्लैशबैक्स लगातार आते हैं। एरियल और क्रिस्टल जो इसका रिव्यू कर रही थीं, उन्होंने ऑथर की इस टेक्निक की बहुत तारीफ की। उनका कहना था कि चैप्टर्स के ऊपर पास्ट और प्रेजेंट के क्लियरली लेबल्ड होने से इस कॉम्प्लेक्स टाइम जंप को फॉलो करना बहुत आसान हो गया। चलिए इस फ्लैशबैक स्ट्रक्चर को थोड़ा अनपैक करते हैं। 3 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन पावरफुल हॉर्समैन की जिंदगियां बदल दी? जब रीका 16 साल की थी तो उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस की। एक डेविल्स नाइट पर उसने हिम्मत करके इन चारों का पीछा किया। वो देखना चाहती थे कि ये लोग मास्क्स के पीछे आखिर करते क्या हैं और उनकी असल रियलिटी क्या है। उस रात रीका ने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। वो प्रैंक्स नहीं थे, वो प्योर क्राइम्स थे। इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया, एक तरह से ब्लैकमेल मटेरियल जमा करने के लिए। दूसरी तरफ काय और विल का क्राइम थोड़ा अलग नेचर का था, है ना? उन्होंने एक पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह पीटा। लेकिन उसके पीछे का रीजन किताब में एक ट्विस्टेड विजिलेंटे जस्टिस की तरह पेश किया गया है। वो पुलिस वाला अपनी ही बहन का शोषण कर रहा था। ओह अच्छा, और काय और विल उसको सजा दे रहे थे। और ये पूरी ब्रूटल बीटिंग भी एक मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो रही थी। यही वो स्पेसिफिक पॉइंट है जहां प्रेजेंट डे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का बीज बोया गया। जब रात खत्म हो रही थी और सिचुएशन इंटेंस हो गई थी, रीका को वहां से भागना पड़ा। और घबराहट में उसने वहां रखा विल का जैकेट पहन लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस जैकेट की जेब में वही एग्जैक्ट फोन था। वही फोन जिसमें ये दोनों हाईली इनक्रिमिनेटिंग वीडियोस रिकॉर्ड थे। तो इस सब का कहानी पर क्या असर पड़ता है? एक छोटी सी गलती लगती है, एक प्योर एक्सीडेंट, लेकिन रीका वो जैकेट अपने साथ घर ले आती है। कुछ ही समय बाद वो वीडियोस लीक हो जाते हैं और उन वीडियोस के पब्लिक होते ही पूरा एम्पायर गिर जाता है। डेमिन, काय और विल पकड़े जाते हैं और उन्हें अपने इन क्राइम्स के लिए 3 साल की जेल हो जाती है। माइकल सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उस रात वो उनके साथ एंड तक नहीं था और बास्केटबॉल कैंप में था। अगर हम इस सिचुएशन को उन चारों हॉर्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास एक बहुत क्लियर और लॉजिकल नैरेटिव था। उन्हें लगता है कि रीका ने उन्हें जानबूझकर धोखा दे दिया है। उनका मानना था कि रीका उनसे नाराज थी, उनके एक्शन से डरी हुई थी और उसने कैलकुलेट करके वो फोन चुराया और वीडियोस पुलिस को दे दिए। उनके हिसाब से रीका एक ट्रेटर थी। लेकिन सोर्स मटेरियल कंफर्म करता है कि यह एक मैसिव गलतफहमी थी। रीका ने वो वीडियोस लीक नहीं किए थे। पर जेल में 3 साल बिताने के दौरान उन लोगों का गुस्सा और बदले की आग बस बढ़ती गई। उन 3 सालों में डैमन, काय और विल ने जेल की ब्रूटल रियलिटी को फेस किया और बाहर माइकल ने अपने दोस्तों को खोने का दर्द सहा। और उन सब ने एक ही चीज पर फोकस किया, रिवेंज। जेल से छूटने के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो उनका एक सिंगल माइंडेड गोल होता है, रीका को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। ये लोग सिर्फ फिजिकली उसको हार्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसको साइकोलॉजिकली तोड़ना चाहते थे। इस रिवेंज प्लॉट का एग्जीक्यूशन बेहद रूथलेस था। उन्होंने उस पर हर तरफ से अटैक किया, जिसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। और इस वॉरफेयर का इम्पैक्ट बहुत ब्रूटल था। उन्होंने रीका के बचपन का घर जला दिया। YouTube रिव्यूअर्स इस सीन पर काफी इमोशनल थे। क्योंकि उस घर में रीका के गुजरे हुए पिता की आखिरी निशानियां थीं। उसके पास एक पुराने मैच बॉक्सेस का कलेक्शन था जो उसके डैड का था। वो सब जलकर खाक हो गया। उसके सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए गए, उसके क्रेडिट कार्ड्स डिक्लाइन होने लगे, उसके ट्रस्ट फंड्स फ्रीज कर दिए गए, उसका पूरा सेफ्टी नेट एक झटके में गायब हो गया। सबसे टेरिफाइंग मूव तब होता है जब रीका की माँ अचानक गायब हो जाती है। रिव्यूअर्स ट्रांसक्रिप्ट में पॉइंट आउट करती हैं कि एक समय के लिए उन्हें और किताब पढ़ने वालों को जेन्युइनली लगा था कि शायद इन चारों ने रीका की माँ का खून कर दिया है। बाप रे, पर रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स थी। माइकल ने अपने वेल्थ और पावर का इस्तेमाल करके रीका की माँ को फोर्स करके एक हाई एंड रिहैब फैसिलिटी में भेज दिया था। उसका एक ट्विस्टेड लॉजिक था कि वो उसको ठीक करना चाहता था, लेकिन रीका के लिए उसकी माँ सिंपली मिसिंग थी। उसने रीका को पूरी तरह से अकेला, पावरलेस और टेरिफाइड कर दिया। लेकिन यहाँ स्टोरी एक टिपिकल थ्रिलर से हटकर डार्क रोमांस टेरिटरी में डीप डाइव करती है। ऐसी सिचुएशंस में कोई भी आम इंसान दूर भागेगा, पर रीका और माइकल के बीच एक बेहद अजीब और डार्क डायनामिक डेवलप होने लगता है। रीका को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि उस इंटेंस डर और फियर के बीच उसे एक अजीब सी कशिश और अराउजल महसूस हो रहा है,
The fear is actually turning into a psychological hook for her. ये डार्क रोमांस जॉनरा का एक कोर ट्रोप है और माइकल का साइकोलॉजिकल मेकअप भी उतना ही पेचीदा है। उस कैरेक्टर के अंदर एक बहुत डीप मैसोकिस्टिक और जेलसी किंक दिखाया गया है। वो रिका को इंटेंसली पोजेसिव तरीके से क्लेम करना चाहता है, लेकिन साथ ही उसकी एक्सट्रीम डिजायर ये है कि रिका उसके दोस्तों, स्पेशली काय या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। सोर्स मटेरियल में एलेक्स नाम के एक एस्कॉट का जिक्र है जिसके साथ माइकल रिका को देखना चाहता है। माइकल चाहता है कि वो खुद दर्द, जलन और जेलसी महसूस करे। ये उसकी साइकोलॉजी का एक हिस्सा है जहां उसको अपने ही इमोशनल टॉर्चर में एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। द स्मटी बुक क्लब की यूट्यूबर्स इस डायनामिक को डिस्कस करते हुए पूरी तरह फैसिनेटेड थीं। उन्होंने इसको एक प्रॉपर रोलर कोस्टर बताया। लेकिन इन सब पावर गेम्स के बीच रिका हमेशा एक बेचारी विक्टिम बनकर नहीं रहती। और रिव्यूअर्स का सबसे फेवरेट मोमेंट तब आता है जब रिका अपनी पावर वापस क्लेम करती है। डेमन, जो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट है, एक पॉइंट पर रिका पर फिजिकल हमला करता है। उस सीन में एक शिफ्ट आता है। रिका उस बुली रोमांस की टिपिकल डरती हुए लड़की की तरह रिएक्ट नहीं करती। उसने एक्चुअली अपने कपड़ों के अंदर एक ब्लेड छुपा कर रखा था। जैसे ही डेमन उस पे हावी होने की कोशिश करता है, वो डिफेंड करती है और उस ब्लेड से डेमन को घायल कर देती है। ये एक प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और एम्पावरमेंट का मोमेंट था। यूट्यूबर्स ने इसको बॉस बिच एनर्जी से डिस्क्राइब किया। उस मोमेंट ने साबित कर दिया कि रिका अब इनके माइंड गेम्स और फिजिकल थ्रेट्स के आगे झुकने वाली नहीं है। वो काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है। वहां से भागकर वो सीधा माइकल के पास जाती है, उससे कॉन्फ्रंट करती है और फाइनली डिमांड करती है कि उसकी माँ कहाँ है। और यहाँ से कहानी अपने सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट यानी क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ती है। कॉन्फ्रंटेशन के दौरान फाइनली ट्रूथ सामने आता है। रिका स्ट्रांगली डिक्लेयर करती है कि उसने वो वीडियोस कभी लीक नहीं किए थे। और जब फैक्ट्स मैच किए जाते हैं तो असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आता है। असली विलन रिका नहीं थी और ना ही रैंडमली कोई और था, वो ट्रेवर था। ट्रेवर, जो माइकल का सगा भाई है। उसने अपने ही भाई के बेस्ट फ्रेंड्स की जिंदगियां बर्बाद कर दी। जब रिका एक्सीडेंटली वो जैकेट और फोन ले आई थी, ट्रेवर वहां मौजूद था। उसने उस फोन के कंटेंट्स देखे और उसने खुद वो वीडियोस पुलिस और मीडिया को लीक किए। ट्रेवर का मोटिव प्योर ग्रीड और कंट्रोल था। वो जानता था कि रिका धीरे धीरे द फोर हॉर्समैन, स्पेशली माइकल और उसके दोस्तों की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। वो रिका को उन सब से पूरी तरह आइसोलेट करना चाहता था। अगर माइकल के दोस्त जेल चले गए और उनका ग्रुप टूट गया, तो रिका के पास वापस क्रिस्ट फैमिली और ट्रेवर के पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसका अल्टीमेट गोल था रिका से शादी करके फेने फैमिली की दौलत और बिजनेस को कंट्रोल करना। अपने ही लोगों को धोखा दे दिया सिर्फ पैसों और पावर के लिए। और इस मेजर रिवील के बाद शुरू होता है किताब का सबसे इंटेंस एक्शन सीक्वेंस। क्लाइमैक्स किसी भी स्टैंडर्ड रोमांस नॉवल से बहुत अलग था और उन्हें ये एक हाई बजट ओवर ड्रामेटिक एक्शन मूवी जैसा फील हुआ। इसे रिव्यू में द बोट सीन कहा गया है। डेमन, जो अभी भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और अपने डार्क इम्पल्सेस से ड्रिवन है, रिका को ड्रग करता है और उसे क्रिस्ट फैमिली की एक बोट पर ले जाता है। वहां अचानक ट्रेवर भी सामने आ जाता है। ट्रेवर की स्ट्रैटेजी अब कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है। उसे पता है कि माइकल को अब सच्चाई मालूम हो चुकी है, इसलिए अब ट्रेवर का मेन टारगेट माइकल को रास्ते से हटाना है। बोट पर एक एब्सोल्यूट कियोस शुरू हो जाता है। ट्रेवर के हाथ में गन है। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि ट्रेवर विल को सिंडर ब्लॉक्स, जो भारी कंक्रीट के पत्थर होते हैं, उनसे बांध देता है और उसे डीप पानी में फेंक देता है। ये प्योर मर्डर अटेम्प्ट था। माइकल अपनी लाइफ की परवाह किए बिना विल को बचाने के लिए इंस्टेंटली फ्रीजिंग पानी में डाइव कर जाता है। और रिका का कैरेक्टर आर्क यहाँ पूरा होता है। वो वेट नहीं करती कि कोई हीरो आकर उसे बचाएगा। वो बेड से बंधी होती है, पर वो अपने सर के पीछे वाले मिरर्ड हेडबोर्ड को पूरी ताकत से तोड़ती है। उस टूटे हुए कांच के शॉर्प एजेस से वो अपने आप को आजाद करती है और पानी में कूदकर दूसरों को बचाने और इस फाइट में पार्टिसिपेट करने निकल पड़ती है। एकदम एज ऑफ द सीट, ब्रेथलेस एक्शन। इस पूरे क्योटिक स्ट्रगल में आखिरकार ट्रेवर को गोली लग जाती है। डेमन जब देखता है कि अब उसका रिवेंज प्लॉट फेल हो चुका है और सिचुएशन उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है, तो वो एक स्पीड बोट चुराकर वहां से सीधा रशिया भाग जाता है। माइकल किसी तरह पानी की गहराई में डूबते विल को और बाकी सबको सेफ निकाल लेता है। ट्रेवर सर्वाइव तो कर जाता है, पर वो सिवियरली इंजर्ड अवस्था में अरेस्ट होने के लिए किनारे लाया जाता है। ये एक्सट्रीम वायलेंस डार्क रोमांस का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है। ये दिखाता है कि इमोशंस कितने वॉलेटाइल हो सकते हैं।
लेकिन इस ब्लड बाथ के बाद कहानी अपने आफ्टरमैथ फेज में आती है। एक ठहराव आता है जहां कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोसेस किया जाता है। हाँ, क्लाइमैक्स के ठीक 1 महीने बाद की टाइमलाइन दिखाई गई है। थैंक्सगिविंग का दिन है, परिवार और बचे हुए दोस्तों के बीच चीजों को ठीक करने की कोशिश चल रही है। माइकल ने ऑफिशियली अपने परिवार और स्पेशली ट्रेवर की वजह से टूटे हुए ट्रस्ट की जिम्मेदारी ली है। उसने रिका के सारे बैंक अकाउंट्स और फंड्स रीस्टोर कर दिए हैं। वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। माइकल एक पुराने चर्च, एक कैथीड्रल को रिनोवेट करवा रहा है जहां वो और रीका साथ रह सकें। और सबसे कंफर्टिंग पार्ट, दोनों फाइनली एंगेज हो जाते हैं। एक क्लासिक हैप्पी एंडिंग की फीलिंग। पर पेनेलोपी डगलस ऐसी लेखिका नहीं है जो सब कुछ इतना क्लीन छोड़ दे। किताब के एपिलॉग में एक फाइनल माइंड बेंडिंग ट्विस्ट आता है जो रीडर्स के पूरे पर्सपेक्टिव को पलट देता है। ये ट्विस्ट एक आखिरी फ्लैशबैक के फॉर्म में आता है, लेकिन इस बार पर्सपेक्टिव रिका का नहीं बल्कि माइकल का है। ओह यस, द एपिलॉग। ये फ्लैशबैक उस वक्त का है जब माइकल 16 साल का था और रीका सिर्फ 13 साल की। पूरी किताब पढ़ते वक्त रिव्यूअर्स और रीडर्स को यही लगता था कि इन ओल्डर करप्टेड लड़कों ने इस मासूम सी लड़की की जिंदगी में डार्कनेस लाई। द नैरेटिव वाज ऑलवेज दैट माइकल एंड हिज फ्रेंड्स करप्टेड रीका। लेकिन इस फ्लैशबैक से रिवील होता है कि द एग्जैक्ट ऑपोजिट वाज ट्रू। असल में 13 साल की रीका ने ही माइकल के माइंड में रिबेलियन का बीज बोया था। उस सीन में रीका ने ही माइकल से कहा था कि जिंदगी एक वन वे स्ट्रीट है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाओ और अपनी मर्जी से जो करना है करो। उस नन्ही ट्रॉमेटाइज्ड रीका ने उस यंग माइकल को पुश किया था लिमिट्स क्रॉस करने के लिए। एक तरह से उसने ही फ्यूचर के उस खतरनाक लॉलेस माइकल क्रिस्ट को फॉर्म किया था। माइंड ब्लोन। यानी रीका ने अनजाने में ही सही पर खुद अपने फ्यूचर टोमेंटो को बनाया था। द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ अ ओन केओस। ये ट्विस्ट अकेले इस नॉवेल को एक कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल लेवल पर ले जाता है। इस इंटेंस रोलर कोस्टर के बाद उनका क्या ओपिनियन था? एरियल और क्रिस्टल ने ओवरऑल इस किताब को 5 में से 4 स्टार्स दिए। उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि हालांकि डार्क रोमांस हर किसी के लिए नहीं होता, पर जिस तरह से लेखिका ने पास्ट फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट डे एक्शन को सीमलेस ब्लेंड किया, वो काबिल तारीफ था। कैरेक्टर्स के बारे में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस थीं। उन्हें काय और एलेक्स जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर्स का डायनामिक बहुत पसंद आया। लेकिन जहां तक हेट की बात है, उन्हें ट्रेवर और माइकल के पिता से एक्सट्रीम नफरत थी, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। पर सबसे शॉकिंग रिएक्शन था डेमन के कैरेक्टर पर। डेमन की सेडिज्म और उसके एक्शंस उन्हें इतने डिस्टर्बिंग लगे कि उनमें से एक रिव्यूअर ने क्लियर कह दिया कि वो इस सीरीज की अगली किताब पढ़ेंगी ही नहीं। क्योंकि नेक्स्ट बुक टेक्निकली डेमन पर आधारित है और उस कैरेक्टर का पास्ट उनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। ये रिएक्शन एक्चुअली डार्क रोमांस ऑथर्स के लिए एक सक्सेस मैट्रिक भी होता है। अगर एक विलेनस कैरेक्टर ऐसी विसरल स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रोवोक कर रहा है कि रीडर एक्चुअली परेशान हो जाए, तो मतलब कैरेक्टर राइटिंग अपने मकसद में कामयाब रही है। सो हम इस पूरे डीप डाइव से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? करप्ट सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत ड्रामा हो। ये पावर डायनामिक्स, डीप सीटेड रिवेंज, गैस लाइटिंग और इंसानी फितरत के सबसे डार्क कॉर्नर्स का एक बेहद इंटेंस एक्सप्लोरेशन है। ये दिखाता है कि नफरत, फियर और ऑब्सेशन कैसे प्यार के साथ इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद ये डीप डाइव सुनने वालों के दिमाग में एक गहरा सवाल जरूर छोड़ता है। जब ऐसी किताबें हैं जहां प्यार, फियर, मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बीच का फर्क लगभग मिट जाता है, बेस्ट सेलर लिस्ट पर डोमिनेट करती हैं, तो ये सोसाइटी की साइकोलॉजी के बारे में क्या दर्शाता है? क्या ऐसी डार्क फिक्शंस पढ़ने वालों को उनके अंदर छुपी उन कॉम्प्लेक्सिटीज, उन डार्क फैंटेसीज और कंट्रोल खोने के डर को बिना किसी रियल वर्ल्ड हार्म के एक्सप्लोर करने का एक सेफ स्पेस देती हैं? इन कैरेक्टर्स के एक्सट्रीम फ्लॉज और उनकी क्योटिक दुनिया हमारी अपनी नॉर्मल लाइफ्स के बारे में क्या कहती है? इस दिलचस्प और थोड़े अनकंफर्टेबल थॉट पर जरूर विचार करिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक और नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक नए विषयों की गहराई में उतरते रहिए।